नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वापस मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकारों के संबंध में हमने पूर्व में पढ़ा था अनुच्छेद 30 तक। उसके बाद में आज अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। तो अनुच्छेद 32 की बात करेंगे, जो मूल अधिकारों में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अनुच्छेद 32 है जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इनके बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये कहा था, ये भारतीय संविधान की आत्मा है। क्या है? आत्मा। और इनके अलावा ये भी कहा था कि अगर इस अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान से निकाल दिया जाए तो जो बाकी संविधान रहेगा वो क्या? शून्य घोषित हो जाएगा। अगर अनुच्छेद 32 को निकाल दिया जाए तो बाकी संविधान क्या? शून्य हो जाएगा। इतनी महत्ता बताई किस अनुच्छेद की? तो अनुच्छेद 32 की, ठीक है। तो अनुच्छेद 32(1) इसमें है मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर रिट जारी, ठीक है, रिट। उसके बाद में अनुच्छेद 32(2) मूल अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार की रिट, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो 5 प्रकार कौन कौन से वो पढ़ेंगे। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको हेबियस कार्पस इंग्लिश में कहते हैं। बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाना। किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया तो उसके संबंध में ये रिट जारी होती है, जिसमें जिस व्यक्ति को बंदी बनाए गए उनको न्यायालय के समक्ष में उपस्थित करना होता है। उसके बाद में दूसरी रिट परमादेश, जिनको मैंडमस भी कहते हैं, परमादेश, ठीक है। इसमें इनका क्या अर्थ है? हम आदेश देते हैं, मतलब किसी संस्था द्वारा अपने जो निर्धारित कार्य वे नहीं किए जाने पर उनको आदेश देने में ये सुप्रीम कोर्ट की ये रिट जारी होती है कि हम आपको आदेश देते हैं, आपको ये कार्य करना। जिस प्रकार से कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर ये रिट जारी की गई थी, ठीक है। उसके बाद में अगली
प्रतिषेध, प्रतिषेध जिनको कहते हैं प्रोहिबिशन, रोकना या मना करना, इनका अर्थ होता है मना करना। ठीक है, ये किनको मना किया जाता है? अधीनस्थ न्यायालय को किया जाता है जो अपने अधिकार क्षेत्र से, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करे, तो बाहर जाकर कार्य करने पर। ठीक है, अपने अधीनस्थ न्यायालय को ये जारी की जाती है जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद में चौथी रिट है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण सर्चियोरी। इसमें भी न्याय का उल्लंघन होने पर, न्याय का उल्लंघन होने पर, उल्लंघन होने पर। ठीक है, ये दोनों रिटें हैं, ये न्यायिक क्षेत्र में जारी की जाती है, ये ध्यान रखना अपने को, न्यायिक क्षेत्र में मतलब न्यायालय को ही जारी करता है। ठीक है, रिट है जो कार्रवाई के दौरान ही, कार्रवाई के दौरान, और ये कार्रवाई के बाद में, जारी होती है। ठीक है, तो दोनों रिटें किनसे संबंधित है? तो न्यायिक क्षेत्र से। कई बार क्वेश्चन सीधा आ जाता है जिनमें कौन सी रिटें जो न्यायालय से संबंधित है वो सिर्फ और सिर्फ न्याय के क्षेत्र में जारी की जाती है, तो वो प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट है। ठीक है, उसके बाद में 5 रिट है, उसका नाम है अधिकार पर्चा, अधिकार पर्चा क्यों वारंटो, आपको क्या अधिकार है, को क्या अधिकार है। ठीक है, मतलब ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक रूप से पद धारण किए जाने पर अन्य के द्वारा उनको ये पूछना कि आपको किस अधिकार के तहत आप इस पद पर बैठे हो। ठीक है, तो ज़रूरी ये नहीं है कि अगले को पद चाहिए तभी ये रिट जारी कर सकता, कोई भी व्यक्ति इनके संबंध में रिट लगवा सकता है। तो ये 5 प्रकार की रिटें हैं जो किनके द्वारा जारी की जाती है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर है अनुच्छेद 32(3), अनुच्छेद 32(3) में क्या है? संसद विधि बनाकर रिट जारी करने, का अधिकार अन्य न्यायालयों को भी दे सकती है। तो अनुच्छेद 32(3) में यह है कि संसद विधि बनाकर जो रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास में वो अन्य न्यायालयों को भी दी जा सकती है। तो रिट जारी करने में देखो, एक तो है सुप्रीम कोर्ट, एक है हाई कोर्ट, मुख्य रूप से ये ध्यान रखना आपको। सुप्रीम और हाई कोर्ट में देखो, सुप्रीम कोर्ट वो रिट जारी करता है वो अनुच्छेद 32 के तहत में जारी करता है, हाई कोर्ट जारी करता है वो अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। रिट सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है। तो रिट जारी करने में ज़्यादा शक्ति किस न्यायालय के पास में? तो हाई कोर्ट के पास में। ठीक है,
तो ये छठी 5 तो वो रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है, वही 5 तो इनके हाई कोर्ट के द्वारा भी की जाती है, प्लस में 1 वो कौन सी है, तो वो है इंजेक्शन। इनको बोलते हैं अंतरिम। जैसे मान लो कोई एग्ज़ाम आ गया, उसमें किसी कैंडिडेट को शामिल नहीं किया, तो वो अभ्यर्थी क्या करता है, हाई कोर्ट जाकर ये रिट जारी करवा के और अपना अस्थायी वो प्रवेश पत्र लेकर वह परीक्षा में शामिल हो सकता है। तो ये रिट जारी करने का अधिकार किसके पास में, सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास में, अंतरिम। तो इस प्रकार से रिट जारी करने में शक्तिशाली कौन है, तो हाई कोर्ट है। ये ध्यान रखना अपने को, ठीक। छेद 33, हालांकि इनका पर्सन कम ही आता, 33, 34, 35, लेकिन फिर भी अपने देख लेते हैं इनको भी। सेना अन्वेषण या लोक व्यवस्था से जुड़े लोगों हेतु संसद विधि बनाकर मूल अधिकारों में कमी कर सकती है, तो जो सेना से या इन्वेस्टिगेशन से या लोक व्यवस्था से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए संसद विधि बनाकर उनके मूल अधिकारों में क्या कमी कर सकती है। फिर है अनुच्छेद 34, मार्शल लॉ या सैन्य शासन लागू होने पर संसद विधि बनाकर मूल अधिकारों की क्षतिपूर्ति कर सकती है, ठीक है। उनके बाद में अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 32(3), अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति संसद के पास, तो किन के पास में नहीं है, तो विधानमंडल के पास में नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अनुच्छेद 35 में। 16(3) में क्या निवास की प्राथमिकता है, 32(3) में क्या रिट जारी करने का, 33 में क्या जो ये सेना से जुड़े हुए लोगों के लिए इनके मूल अधिकारों में कमी की जा सकती है, अनुच्छेद 34 में क्या मार्शल लॉ और सैन्य शासन लागू होने के बाद में नागरिकों के जो मूल अधिकार उनकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। तो ये थे अनुच्छेद 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों की बात करते हैं। अमूमन हम क्या करते हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक ही मूल अधिकारों में पढ़ते हैं, लेकिन इनका भी अपने को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि कई बार आज के दौर में प्रश्न आ ही जाता है। अब बात करें हम इनके, एक बहुत इम्पोर्टेंट छोटा सा हालांकि टॉपिक है, तो मूल अधिकारों से संबंधित कर लेते हैं, वो है PIL,
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, इनको कहते हैं जनहित याचिका, जनहित याचिका। यह व्यवस्था हमने कहाँ से अपनाई है, तो ये व्यवस्था अपनाई है यूएसए से। तो ये कब जारी की जाती है? लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा हेतु। मतलब इसमें आपको न्यायालय में जाकर ये याचिका दायर करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये या तो न्यायालय क्या करता है, स्वतः में संज्ञान ले लेता है, संज्ञान। न्यायालय को पता होने पर वे न्यायालय क्या कर सकता है, स्वतः संज्ञान ले सकता है, या हम पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं, पोस्ट डाक के माध्यम से भी, कि इनके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उनके संबंध में भी इनकी रक्षा है तो ये जनहित याचिका जारी की जाती है। इनको इम्पोर्टेंट इनके संबंध में ये है, मूल अधिकारों का एसएससी में इनके प्रश्न खूब आते हैं। ये पीआईएल के जनक कौन है, जनक कौन है, तो इनके जनक है पीएन भगवती, पीएन भगवती। ये भारत के सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कितने 17वें। तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, पीएन भगवती। इनका सहयोग करने वाले कौन थे? वी.आर. कृष्णा अय्यर। पीएन भगवती को गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है, गरीबों का मसीहा। ये प्रश्न एसएससी लायक है, एसएससी में ऐसा प्रश्न कई बार आया, गरीबों के मसीहा कौन है, तो ये पीएन भगवती है। उनके बाद में वी.आर. कृष्ण अय्यर के संबंध में आपको ये ध्यान रखना विशेष तौर से, क्योंकि आरपीसी के और बोर्ड के इस प्रकार से प्रश्न फेवरेट होते जा रहे हैं। एक तो क्या, ये कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, वे न्यायपालिका, तीनों के सदस्य रहे हैं। ये तीनों के सदस्य कौन रहे हैं, तो वी.आर. कृष्ण अय्यर। प्रश्न आ जाता है इससे, कौन से न्यायाधीश थे जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के सदस्य रहे हैं, तो वो वी.आर. कृष्ण अय्यर थे। जनक ये हो गए पीएन भगवती। हालांकि जननी का नहीं पूछते हैं, अगर जननी का पूछे तो ध्यान रखना कपिला हिंगोरानी थी जननी, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट कपिला हिंगोरानी, ठीक है ना। तो इनका भी थोड़ा ध्यान रख लें। लास्ट लाइन है जो याद रखना आपको, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, ये 5 जो मूल अधिकार है, ये सिर्फ और सिर्फ केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को। तो ये ध्यान रखना, कई बार प्रश्न आता है कौन से अनुच्छेद सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, तो केवल भारतीयों को यही प्राप्त है, बाकी तो सभी प्राप्त है, लेकिन केवल ये विदेशियों को नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ में अपना मूल अधिकार टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम आगे बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों की, तो वो अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद।